हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना सप्रतिबंध प्रायिकता कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 13.2 में हमें दो चीज पढ़ना है, एक प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम, और दूसरा पढ़ना है स्वतंत्र घटनाएं। क्या पढ़ना है? स्वतंत्र घटनाएं। चलो, तो पहले हम समझते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ए एक घटना है, ठीक है, ए क्या है? एक घटना है, और बी भी एक घटना है। जैसे आप जब कभी भी कुछ प्रयोग करते हो तो उस प्रयोग से जितने भी आपको प्रेक्षण मिल सकते हैं उन सभी प्रेक्षण के कलेक्शन को हम लोग एस बोलते हैं, यानी प्रतिदर्श समष्टि। तो जो ए और बी दो घटना होता है, जितने भी घटना होती है प्रतिदर्श समष्टि के एक भाग होते हैं, यानी उसका एक उपसमुच्चय ही होता है। तो मान लेते हैं ए और बी दो क्या है? घटनाएं। तो ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता आपको ये पता होगा शायद कि हम लोग यहाँ पर जैसे जब और का बात आता है तो हम इंटू करते हैं ना। जब और का बात आता है इंटू करते हैं, और वहां पर क्या होता है? इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और जब या का बात आता है तो या का मतलब होता है यूनियन, और यहाँ पर या के लिए क्या किया जाता है? प्लस। जैसे अगर कभी आपको, जैसे थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लो, मान लो ये आपका क्या है? ए सेट है, और मान लो ये आपका क्या है? बी सेट। तो अगर हमें चाहिए ए और बी दोनों चाहिए, क्या चाहिए? ए और बी, यानी हमको एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें ए भी हो और बी भी हो। तो क्या ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा? देखो इसमें ए का भी कुछ हिस्सा आ गया है और इसमें बी का भी हिस्सा आया है, तो यानी यही तो होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन से। और या का मतलब होता है यूनियन। मतलब अगर हम आपसे पूछे कि या तो मतलब ए या बी, यानी चाहे ऐसा सेट बताओ जिसमें चाहे ए हो चाहे बी हो, तो जब चाहे ए और चाहे बी लेना है तो ये पूरा लोगे कि नहीं लोगे? और इस पूरे को हम लोग यूनियन से दर्शाते कि नहीं दर्शाते हैं? तो आप ये समझते रहना, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन और या का मतलब होता है यूनियन। तो अगर हमें सिर्फ ए की प्रायिकता चाहिए तो आप ए की प्रायिकता निकाल सकते हो, और अगर आपको सिर्फ बी की प्रायिकता चाहिए तो आप बी की भी प्रायिकता बता सकते हो। लेकिन हमें यदि ए और बी दोनों की प्रायिकता चाहिए, ए और बी दोनों की प्रायिकता का मतलब ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, यानी ए भी घटित हो और बी भी घटित हो, तो उसकी प्रायिकता को हम लोग कैसे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बोल सकते नहीं बोल सकते? क्योंकि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो जब दोनों होने का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये होता क्या है वास्तव में? ध्यान से देखो, हम अब ध्यान से, अगर कोई भी प्रतिदर्श समष्टि है और ए और बी उसके दो उपसमुच्चय यानी दो घटनाएं हैं, तो ए और बी दोनों होने का मतलब क्या हुआ होगा? पहले हो सकता है ए हुआ हो और उसके बाद बी हुआ हो, लेकिन बी कब हो रहा है? जब ए हो चुका है। तो हम इसको क्या लिखे? केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दे। अरे ए और बी दोनों होने का मतलब ए भी होगा और बी भी होगा, तो बी होने का, ए तो हो चुका तो ए की होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, और फिर बी भी होना है तो बी की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिर्फ इतना लिख दे? नहीं, हमें ये लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। यानी अब तो ए हो चुका है तब तो आप बी देख रहे हो ना, बात समझो। अगर ए और बी दोनों होना है तो यानी ए हो चुका और अब फिर बी हो रहा है, यानी ए की प्रायिकता लिखोगे इनटू बी की प्रायिकता। लेकिन बी की प्रायिकता कब देखोगे? जबकि ए हो चुका है। तो जब कोई भी एक घटना हो चुकी होती है तब दूसरे घटना की होने की, घटित होने की प्रायिकता को आप बी अपान ए लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अरे इसके पहले आपने पूरा सप्रतिबंध प्रायिकता में ही तो यही देखा है ना कि अगर एक घटना हो चुका है, ई घटना हो चुकी हो, तो एफ घटना के घटित होने की प्रायिकता को आप क्या लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई। जब ई हो चुका है तो एफ की प्रायिकता। तो यहां पर ए तो हो चुका है, जब ए हो चुका है तो अब बी का प्रायिकता हम कब देखेंगे? जबकि ए हो चुका है, यानी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। कहने का मतलब, जैसे यहीं से थोड़ा समझना। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि पहले बी हो फिर ए हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन कब? अब की बी हो चुका है। और वास्तव में जो फार्मूला आता है यही आपका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। क्योंकि ए और बी दोनों की प्रायिकता अगर निकालना है, दोनों की घटित होने की प्रायिकता निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, जबकि ए हो चुका है। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालने के लिए गुणन तो कर रहे कि नहीं कर रहे? इसीलिए इसको कहते हैं प्रायिकता का गुणन
नियम। और ये आता क्या है, इसके पहले क्या आपने सप्रतिबंध प्रायिकता देखा था? सप्रतिबंध प्रायिकता A बटी B बताओ कितना आया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सप्रतिबंध प्रायिकता से यही आया था। तो क्या यहां से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, तो क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अरे ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। यानी जब B हो चुका है तो B की प्रायिकता, अब फिर जब B हो चुका है तो A की प्रायिकता। और इसी को, ये तो एक पार्ट हुआ, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A निकालो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहां से क्या आप बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब चाहे B इंटरसेक्शन A बोलो चाहे A इंटरसेक्शन B बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन A हमेशा बराबर होता है। तो भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। इसीलिए हमने देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे पहले A हो तो फिर A हो चुका तब B हो, चाहे पहले B हो चुका फिर B होने के बाद, दोनों एक बात है। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर लो। इसी को कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। और इसे एक बात याद रखना, जैसे A इंटरसेक्शन B अगर निकालना है तो हम इसी को अक्सर ऐसे लिख देंगे AB। तो A इंटरसेक्शन B पूरा ना लिख के क्या लिख देंगे? केवल AB। AB का मतलब A भी हो रहा है और B भी हो रहा है। बात समझ आ रहा है? तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं। तो अब सीधा इसके हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। चलो, जैसे उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला? उदाहरण नंबर 8 में एक कलश में, कोई आपका एक कलश है, इस प्रकार से समझ लो, इस कलश में 10 काली गेंदें हैं, टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 10, और 5 व्हाइट बॉल है, सफेद गेंदें। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। आपने 2 गेंद को निकाला, और जब 2 गेंद को निकाले, कैसे निकालो? ऐसा नहीं कि आप दोनों एक ही बार में निकाल लिए, पहले एक निकाले फिर उसके बाद आपने दूसरा गेंद निकाला, और जब पहला गेंद निकाला उसके बाद आपने दूसरा गेंद इसमें वापस नहीं रखा। ये सवाल बोला है। सवाल में क्या बोला है? 2 गेंदें एक के बाद, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। 2 गेंद निकालना एक के बाद, और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, यानी हम पहला निकाल ले तो निकाल ले, उसको वापस नहीं रखना है, बिना उसे वापस रखे हम दूसरा गेंद निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य है, यानी कोई भी गेंद आ सकता है, सभी किसी भी गेंद आने की प्रायिकता हम मान लेते हैं क्या है? बराबर, यानी किसी प्रकार का चीटिंग नहीं, आप किसी भी गेंद को निकालोगे आ सकता है। तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो हमको पूछा क्या है? प्रायिकता पूछा है। किसकी प्रायिकता? कि दोनों गेंद काले, यानी ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, पहला गेंद भी काला और दूसरा गेंद भी क्या हो? काला। बात समझ आ रहा है ना? तो चलो हम मान लेते हैं, माना, या पहले बताओ इसमें टोटल प्रतिदर्श समष्टि में कितने संख्या है? प्रतिदर्श समष्टि में संख्या का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे 10 काले गेंद है, 5 सफेद गेंद है, इसके अंदर टोटल कितने गेंद हैं? 15 गेंद होंगे कि नहीं गेंद होंगे? तो 15 में से कोई भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यानी प्रतिदर्श समष्टि में कितने नंबर आ सकते हैं? 15 नंबर आ सकते हैं। अब हमको इसमें क्या करना है? 2 गेंद निकालना है ना। क्या पूछा है? कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंद क्या हो? काली हो, यही तो पूछा है ना। तो मान लेते हैं कि जो पहला गेंद है वो भी काला होगा और जो दूसरा गेंद है वो भी काला होगा, तभी तो निकाला गया दोनों गेंद काले होंगे। अब आप ध्यान से यहाँ पर बताओ कि अगर पहला गेंद काला होगा तो हम इसको एक घटना मान लेते हैं, और दूसरा गेंद भी काला है तो इसको भी हम एक घटना मान लेते हैं, यानी दोनों एक ही घटना है, तो हम इसको सीधा मान लेते हैं। माना बी क्या है? निकाले गए गेंद का काला होना, निकाले गए गेंद का काला होना। बी क्या है? एक घटना। जैसे आप अभी तक घटना को ए से दर्शाते थे, ई से दर्शाते थे, एफ से दर्शाते थे, बी से दर्शाते थे, तो यहाँ पर काला गेंद रहे तो इसको हम बी से दर्शा दे। आप ए से भी दर्शा सकते हो, आपका जैसा मर्जी। तो माना बी क्या है? निकाले गए गेंद का काले रंग का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जब आप पहले गेंद निकालोगे यानी प्रोबेबिलिटी आप बी निकालोगे, या एक काम करो, आपका पहला क्वेश्चन है थोड़ा कम समझ में आएगा, हम अलग अलग नाम ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए ना, समझ ले ए क्या है आपका? काला होगा। पहला जो गेंद है वो कैसा होना चाहिए? निकाला गया गेंद काला होना चाहिए। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा?
ए की प्रायिकता, ए है क्या, जो आप गेंद निकाल रहे हो, पहली जो गेंद निकाल रहे हो क्या है, काला होना। तो ए की प्रायिकता क्या होगी, किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हो, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ए क्या है, जो गेंद निकाले हो काला होना, तो कितने गेंद टोटल काले हैं इसमें, तो 10 ही कोई आ सकता है, और टोटल कितने गेंद है, 15। तो ए की प्रायिकता 10/15 हुई कि नहीं हुई। अब हम बी को, बी क्या है, चलो हम यहाँ पर और आपको क्लियर हो जाए तो लिख दे रहे हैं, ए क्या है, निकाला गया पहला गेंद, ठीक है। अब बी क्या है, निकाला गया दूसरा गेंद का काले रंग का होना। तो अब बताओ इसकी क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, बी यानी जो दूसरा गेंद निकाला वो भी काला है, तो दूसरे गेंद के काले होने की प्रायिकता क्या है, वो भी 10/15 होगी कि नहीं होगी, और दूसरा टोटल नहीं होगी, क्योंकि अब जब आपने एक काला गेंद निकाला तब इसके अंदर, तो क्योंकि सवाल में बोला है ना कि गेंद को दूसरा गेंद निकालने से पहले को आप वापस नहीं रखी, तो जब आपने ये फिक्स है कि पहला गेंद आपका काला होगा, तब इसके अंदर कितने काले गेंद बचे होंगे, 9 काले गेंद बचे होंगे। तो यानी अब टोटल काले गेंद आने की चांस कितने, 9, और टोटल कितने गेंद है अंदर, अब 14 ही गेंद बचेंगे, अब 15 गेंद नहीं रह जाए, क्योंकि एक गेंद निकल चुका है ना, तो पहले 15 गेंद था, और जब एक गेंद निकल चुका है तो अब कितने गेंद बचेंगे, 14 ही तो गेंद बचे होंगे। तो दूसरे गेंद के काले होने की प्रायिकता कितनी है, 9/14। तो हमें क्या पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी पूछा कि नहीं पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या है कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो इसे हम स्पष्ट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। बी अपान ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अब ये 9 कब बचा, जब ए हो चुका है तभी तो 9 बचा है, और नीचे 15 ना आके 14 क्यों आ रहा है, जब ए हो चुका है, यानी पहला गेंद काला निकल चुका है तभी तो यहाँ पर 14 बचा है। तो इसको हम बी अपान ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए हो चुका है तब बी के होने की प्रायिकता लिख रहे हैं। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ, सवाल में क्या पूछा, ए बी यानी पहला भी गेंद, क्योंकि सवाल में बोला है कि दोनों गेंद काला होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी पहला भी गेंद निकाले होगे फिर दूसरा गेंद भी निकाले, यानी दोनों घटना घटित हुआ होगा। तो दोनों घटना के घटित होने की प्रायिकता भी आपने प्रायिकता के गुणन नियम से क्या देखा था, पहले की प्रायिकता इंटू जब पहला हो चुका है तब दूसरे की प्रायिकता। तो पहले गेंद की काले होने की प्रायिकता 10/15, और दूसरे गेंद की काले होने की प्रायिकता कितनी है, 9/14। तो 10 9 90, या आप इसको सरल करना है तो आप इसे सरल कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और चलो गुड़े 9/14, तो 2 सते 14, 3 त्रिका 9, यानी इसकी क्या प्रायिकता होगी, 3/7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ये कितनी हो गई, 3/7। अब देखो यहाँ पर हम इसे ऐसे ही लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी का मतलब क्या है कि पहला गेंद भी काला होना चाहिए, दूसरे गेंद का भी काला होना चाहिए। तो इसको कैसे बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी पहले पहला गेंद काला हुआ होगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान बी, यानी एक गेंद काला हो चुका तो दूसरे के काले होने की प्रायिकता। तो पहले गेंद के काले होने की प्रायिकता कितनी है, टोटल अंदर 10 गेंद है, मतलब काले रंग के 10 गेंद हैं, और टोटल गेंद कितने हैं, 15, क्योंकि ऊपर क्या लिखते हो, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे क्या लिखते हो, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो काले गेंद आने की कितने चांस है, 10, लेकिन टोटल कितने गेंद है, 15, इंटू अब जब एक काला गेंद निकल चुका तब अंदर कितने गेंद बचे, 9, और अब टोटल कितने गेंद बचे, एक तो निकल चुका, कितना बचा, 14। तो आप डायरेक्ट भी वैसे समझ सकते थे। तो ये क्या बात समझ में आ रहा है ना, प्रायिकता का गुणन नियम। तो प्रायिकता का गुणन नियम का मतलब क्या है कि दो घटना दिया रहेगा और दोनों घटना होना चाहिए, एक पहला घटना हो गया फिर उसके बाद दूसरा घटना हो रहा है। तो मान लो जो पहला घटना हो रहा है उसको हम ए से दर्शा दे रहे हैं, और फिर जो एक पहला घटना हो चुका है उसके बाद जो दूसरी घटना हो रही है उसको हम बी अपान ए लिखेंगे, उसकी प्रायिकता ना, क्योंकि ए हो चुका है तब बी की प्रायिकता। तो ए और बी दोनों, यानी ये भी घटना हो रहा है ये भी घटना हो रहा है, दोनों घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहले की प्रायिकता इंटू पहला हो चुका है तब दूसरे की होने की प्रायिकता। इसी कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। तो हमने ये कहां से लिखा, प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों बाल के काले होने की प्रायिकता। तो क्या है बात समझ में आया। तो चलो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब देखो यहाँ पर हमने सिर्फ दो घटनाओं के लिए बात की, कितनी घटना के लिए, दो। अगर ऐसे 3 घटना 4 घटना तो प्रायिकता का गुणन नियम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि ए बी सी 3 घटना है, ए बी सी ये क्या है 3 घटना है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी का मतलब ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है और सी भी हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले ए हुआ होगा, फिर बी हुआ होगा, लेकिन कब, जबकि ए हो चुका है। अब फिर सी होगा, लेकिन कब, जब ए और बी दोनों हो चुका है, यानी सी अपान ए बी। बात समझ आ रहा है? अगर 3 के लिए लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ये 4 के लिखना होगा, ए बी सी डी 4 घटनाएं हैं, तो चारों घटना की होने की, चारों की होने की प्रायिकता, यानी चारों हो रहा है तब उसकी क्या प्रायिकता है, चारों। तो पहले ए हुआ होगा, फिर जब ए हो चुका है तब बी हुआ होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपान ए बी, यानी ए और बी अब तो दोनों हो चुका है, तो फिर सी की होने की प्रायिकता, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब क्योंकि अब चौथा नंबर पे डी है ना, लेकिन डी कब हो रहा है, जब ए बी सी तीनों ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ए बी सी। तो प्रायिकता का गुणन नियम यही कहता है, आप ऐसे गुणा करते करते जितने भी घटना के लिए बात करना आप कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, चारों हो रहा है, पांचों हो रहा है, जितने घटना दिए सबके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक नहीं हो रहा है, कोई एक हो रहा है, तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकता। तो अब इसी फार्मूले पे आपका 3 घटना के लिए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 बोला है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाए। बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब, जो आपने एक पत्ती निकाल लिया फिर आप उसको वापस नहीं रख रहे हो, फिर आप जब दूसरा निकालोगे तो आप उसको वापस नहीं रखोगे, यानी पहला निकाले फिर उसको निकाल के बाहर रख दोगे, अब फिर उनमें से दूसरा पत्ती निकालोगे फिर उसे वापस अंदर नहीं रखना, फिर आप तीसरा पत्ती निकालोगे। तो पत्ती के बारे में आपको पता है ना, ताश के पत्ते में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, इसमें 26, हाँ तो 26 लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं ना, ऐसे भी और आर लिख देना, समझ लेना, ये ब्लैक कलर के और ये रेड कलर के। फिर काले रंग में कौन कौन से होते हैं, काले रंग में 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के ना, और फिर ऐसे लाल रंग में 13 पत्ते, ये बी नहीं लिखा, ये 13 है ना, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ठीक है। अब इन 13 में से सब में, इनमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में एक एक पत्ता क्या होता है, किंग का, सभी में एक एक पत्ता किसका होता है, क्वीन का, और सभी में एक एक पत्ता किसका होता है, जैक का ना, जिसे क्या बोलते हैं, बादशाह, इसे क्या कहते हैं, बेगम, और इसे क्या कहते हैं, जैक यानी गुलाम। फिर उसके बाद 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से ऐसा नहीं एक सभी में होगा, ऐसे 2 सभी में होगा, सब में होगा। इसको कहते हैं नंबर वाले पत्ते, इसको कहते हैं चित्र वाले पत्ते, क्योंकि इन सभी पत्ते पे क्या बना होते हैं, फिगर बने होते हैं। और इस एक वाले जिस नंबर पे, मतलब जिस पत्ते पे 1 लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्का ना, इक्का का भी पत्ता उसे हम कहते हैं एस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस। तो ये, और 10 वाले को दाला बोलते हैं ना। तो ये आपका क्या होगा, पत्तों के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। तो अब सवाल में क्या बोला है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। यानी कोई आपका ताश का पूरा एक गड्डी था, 52, ताश में पूरा 52 पत्ते ही होंगे, इसमें एक के बाद एक करके 3 पत्ते, पहले एक पत्ता निकाला गया, फिर एक पत्ता निकाला गया, फिर एक पत्ता निकाला गया, और बिना प्रतिस्थापित किया, यानी वापस फिर से रखा नहीं गया। केवल तो क्या बोला, पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे के इक्के होने की क्या प्रायिकता है, यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो पहला दोनों है वो क्या हो, 2 पत्ते बादशाह का, बादशाह यानी दोनों किंग होने चाहिए, और जो तीसरा पत्ता है वो इक्का का, इक्का को हम एस से दर्शाते हैं तो उसको हम ए लिख दें ना, यानी आपको प्रायिकता आप के ए पूछा है, के ए का मतलब समझ रहे हो ना, कि पहले पत्ते का, पहला पत्ता किंग का होना चाहिए, दूसरा पत्ता भी किंग का होना चाहिए, और तीसरा पत्ता एस का होना चाहिए, यानी इक्का का होना चाहिए। तो फिर वही चीज आप इसको समझो, पहले डायरेक्ट इसे कैसे कर सकते हो, पहले वैसे समझ लो, प्रायिकता आप इसे के लिख सकते हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर दूसरा के भी होना चाहिए, लेकिन क्या है, एक तो के हो चुका है, इनटू प्रायिकता ऑफ ए का निकालना है, लेकिन कब, जब के और के दोनों हो चुका है। तो किंग होने की प्रायिकता क्या है, कोई भी आप पत्ता निकाल रहे हो, उस पत्ते के किंग होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, जब बात करना है किंग की प्रायिकता, किसी भी नंबर की प्रायिकता आप कैसे निकालते हो, बेसिक फार्मूला से, के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल समूह परिणामों की संख्या। तो जब आप कोई पत्ता निकालोगे तो के अनुकूल कितने पत्ते निकल सकते हैं, यानी किंग, तो टोटल किंग के कितने पत्ते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, किंग के 4 पत्ते हैं, यानी टोटल 4 पत्ते बाहर आ सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ कितने, 52, टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, इनटू फिर दूसरा पत्ता भी आपका किंग का होना चाहिए, तो लेकिन एक पत्ता ऑलरेडी किंग का हो चुका है,
तो अब अगर एक कोई पत्ता किंग का निकल चुका है तो अब इसके अंदर कितने किंग के पत्ते बचे होंगे? केवल सिर्फ 3 पत्ते बचे होंगे, तो यानी 3/51, क्योंकि एक पत्ता तो और कम हो चुका है ना, इनटू एस कितने बचे होंगे? इक्का 4, इक्का भी तो इक्का एक भी नहीं निकला है, यानी भी चारों के चारों इक्का से बचे होंगे, तो यानी इक्का कितना आ सकता है? 4। लेकिन पत्ते कितने बचे होंगे? सिर्फ 50, क्योंकि 2 पत्ते निकल चुके हैं ना, तो यानी 50 पत्ते बचे होंगे। तो ये क्या हो गया? के एक ही प्रायिकता। आप सरल करना आप इसे कैसे सरल कर सकते हो? 4 इक्के 4, 4 तिहाई 12, फिर 4 से 2 दूनी 4 और 25 दूना 50, तो ऊपर 3 दूनी 6 और बटे यही अपना 13 गुणे 51 गुणे 25 कर लो, जो भी आंसर आ जाए। कौन सा? 13 51 3 से कटा था, 3 1 के 3, अच्छा हाँ, तो यानी चलो तो काट के ही लिख दो ना, 3 1 के 3 1 7 1 21, ठीक। अब इससे 3 से सरल कर सकते हो, तो ये कितना जाएगा? 3 1 के 3, 3 1 के 3 बचा 2 21, 3 7 21, तो ऊपर कितना बचा? 2 1 के 2 बटे 13 गुणे 17 गुणे 25, तो ये आपका क्या हो गया? प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? अगर 52 पत्तों में से 3 पत्ते एक के बाद एक निकाले हो, जिसमें पहला पत्ता किंग का हो, दूसरा पत्ता भी किंग का हो और तीसरा पत्ता एक का, यानी दोनों पत्ते किंग के और तीसरा पत्ता इक्का का हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 2 बटे इतना। तो लिखो, इसे लिखना कैसे है? अब ध्यान से देखो। तो मान लेते हैं कि एक घटना है के, तो के क्या है? के क्या है? माना के यानी जो निकाल रहे हो पत्ते, वो पत्ता कैसा हो? किंग का, बादशाह का ना, तो निकाले गए पत्ते का बादशाह होना, निकाले गए पत्ते का बादशाह होना, बादशाह होना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या हो जाएगी? टोटल कितने बादशाह हैं? 4, और कुल कितने पत्ते? 52, यानी 4/52। तो अगर अब, क्योंकि फिर हमको एक पत्ता निकालना है, लेकिन पहला पत्ता निकल चुका है और वो किसका होगा? किंग का ही होगा, तो हम लिख देते हैं चूंकि बादशाह का एक पत्ता निकल चुका है, बोलो निकल चुका है, तो अतः बादशाह के बचे पत्ते बराबर 3, या बचे पत्तों की संख्या बोल दो ना, बचे पत्तों की संख्या बराबर 3, तथा कुल बचे पत्ते, कुल यानी टोटल, कुल बचे पत्तों की संख्या बराबर 51, पत्तों की संख्या बराबर 51। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ के अपान के इसे बोल देंगे हम ना, क्योंकि अब एक के हो चुका है, दूसरा हम के निकालने की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? के अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल 3 ही के अंदर है, और बटे टोटल कितने पत्ते हैं? 51, ठीक है। तो चूंकि कुल 2 पत्ते निकल चुके हैं, कुल 2 पत्ते निकल चुके हैं, अब बचे पत्तों की कुल संख्या बराबर बचे पत्तों की कुल संख्या बराबर 50, और आपको लिखना इक्के की भी संख्या लिख सकते हो, यानी इक्का पत्तों ऐसे पत्तों की संख्या जिसपे इक्का हो बराबर कितने हैं? 4। तो फिलहाल हम केवल इतना बता देंगे। तो अब एक घटना को डिफाइन कर दो, माना ए, क्योंकि अभी आपने तो केवल के को डिफाइन किया है ना, हम ए को पर बता दो। ए क्या है? निकाले गए पत्ते का किसका होना? इक्का का होना, इक्का का होना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, लेकिन इक्का कब? जब 2 किंग निकल चुके हैं, तो इक्का तो टोटल 4 बचे हैं, और अब टोटल बचे कितने पत्ते? 50। तो प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से क्या हमको क्या चाहिए? के ए चाहिए, 2 पत्ते किंग का हो, 1 पत्ते इसका हो, तीसरा पत्ता, तो कितना जगह? प्रायिकता के का इंटू प्रायिकता के बटे के इंटू प्रायिकता ए बटे के ना। तो के की प्रायिकता कितना निकाले हो आपने? 4/52। के बटे के की प्रायिकता कितनी है? 3/51, और ये प्रायिकता कितनी है? 4/50। आप सॉल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा?
ना। तो समझ में आ रहा है ये चीज, कहीं दिक्कत नहीं है किसी को। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से पूछेगा तो आप गुणा करके सब लिख सकते हो। तो आपको कॉपी करना है, आप कॉपी कर लो, फिर देखते हैं अगला। चलो अब हम देखते हैं स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, नाम से लग रहा है स्वतंत्र घटनाएं का मतलब ऐसे घटनाएं जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने का मतलब एक दूसरे पे निर्भर ही ना करें, किसी पे निर्भर नहीं हो तभी तो स्वतंत्र होगा। तो मान लेते हैं दो घटनाएं, एक घटना है ए और एक घटना है बी। ए और बी को हम स्वतंत्र कब बोलेंगे? जब ए के होने का बी से कोई मतलब ना हो, बी के होने का ए से कोई मतलब ना हो, तभी तो आप ऐसी दो घटना को स्वतंत्र घटना बोलोगे। जैसे मान लो कि अगर कभी कोई आपका क्या है, एक कलश है, एक कलश में 3 ब्लैक बॉल रखे हैं और 4 रेड बॉल रखे हैं। इसमें से हमने 2 गेंद को निकाला ना, 3 काले रंग के गेंद हैं और 4 लाल रंग के गेंद हैं। हमने 2 गेंद को निकाला, लेकिन 2 गेंद निकालने का तरीका देखो, एक के बाद दूसरा गेंद निकाल लें। लेकिन जब हमने एक गेंद निकाला और फिर उसको वापस रख दिया और फिर हम दूसरा गेंद निकाल रहे हैं, तो चाहे आप पहले ब्लैक को निकालो फिर रेड को निकालो, चाहे पहले रेड को निकालो फिर ब्लैक के निकालो, ब्लैक की प्रायिकता का, ब्लैक के घटित मतलब ब्लैक पत्ते जब आप ब्लैक रंग का जब गेंद निकाल लिए, उसके होने का रेड रंग के निकालने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने तो उसको वापस रख दिया, फिर जैसा क्या तैसा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटनाएं। तो ऐसी घटनाएं जिसमें से एक के घटित होने का दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े और दूसरे के घटित होने का पहले पर कोई फर्क ना पड़े। कहने का मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही हो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी हो, यानी अगर बी हो चुका है तब ए की होने की प्रायिकता वही हो जो सीधा केवल ए की होने की प्रायिकता। यानी अगर आप बिना बी देखे सीधा केवल ए की प्रायिकता निकाल लो तो वही आना चाहिए अगर बी हो जाए तब जो ए की प्रायिकता। तो बी घटित हो चुका है तब ए की प्रायिकता वही है जो ए की प्रायिकता, यानी बी के घटित होने से एक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि अगर ए हो चुका है तब बी की प्रायिकता को क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मतलब क्या है? ए हो चुका है तब बी के होने की प्रायिकता, ये वही है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, यानी सीधा ए से कोई मतलब ही ना। समझ में आ रहा है ना। तो अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, या उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ये कैसे बराबर होता है और क्या होता है इसको और समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पूरा बात करते हैं। चलो, तो आपके बुक में एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका दिया होगा। जैसे ये पत्तों का ही बात कर रहा है ना, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पत्ता निकाल रहे हैं जिसमें प्रत्येक मौलिक घटना को समसंभाव्य माना गया, यानी कोई पत्ता निकालोगे उसके आने के बराबर चांस है, यानी कोई पक्षपात आपका नहीं हुआ है। यदि ई तथा एफ क्रमशः घटनाओं निकाला गया पत्ता चिड़ी का है और निकाला गया पत्ता इक्का का, यानी ई और एफ दो घटना है, एक घटना है आपका ई और एक घटना आपका है एफ। ई घटना क्या है? निकाले गए पत्ते का चिड़ी होना, निकाले गए पत्ते का चिड़ी का होना। चिड़ी के कुल कितने पत्ते होते हैं? 4 ना, चिड़ी का होना। और एफ क्या है? ये दूसरी घटना है, निकाले गए पत्ते का इक्का होना, निकाले गए पत्ते का इक्का होना। ठीक है, ये अपने मन से हमने दो घटना को डिफाइन किया है। ई क्या है? निकाले गए पत्ते का चिड़ी, यानी जो पत्ता निकाले वो कैसा होना चाहिए? वो चिड़ी का पत्ता होना चाहिए। और एफ दूसरी घटना ये किसको बता रही है कि आप जो पत्ते निकाले वो किसका होना चाहिए? इक्का का होना चाहिए। तो अब बताओ यहां से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता सकते हो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के अनुकूल कुल कितने परिणाम मिल सकते हैं? अरे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई है क्या? चिड़ी का होना। चिड़ी के कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं भाई। 52 में से 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के। तो चिड़ी के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13। तो यानी 13 बटे टोटल कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। ठीक है। और अगर ये जो पत्ता निकालो आप इसको फिर उसमें रख दो, अगर आपने जो पत्ता निकाला इसको फिर उसमें प्रतिस्थापित कर दो, प्रतिस्थापित करने मतलब उसमें फिर से रख दो। 52 पत्तों की गड्डी है ना, उसमें से आपने एक पत्ता निकाला
और जो पत्ता निकाला उसको फिर उसमें रख दो। तो ई और एफ दो घटना है, तो ई क्या है, निकाले गए पत्ते का चिड़ी होने की प्रायिकता क्या है, 13/52। और एफ क्या, निकाले गए पत्ते का इक्का होना, इक्के होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर एफ हमें सिर्फ निकालना, ई भूल जाओ, ई क्या भी छोड़ो, अकेला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपसे कोई पूछे तो क्या होगा। तो टोटल इक्के कितने हो सकते हैं, 4 इक्के हैं 4, और टोटल कितने पत्ते हैं 52। सरल कर सकते 13 चौका 52, यानी इसकी प्रायिकता 1/4 हुआ और इसकी प्रायिकता 1/13। और इस केस में अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, पहले ई इंटरसेक्शन एफ बताओ कितना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन होने का मतलब पत्ता चिड़ी का भी होना चाहिए और पत्ता इक्का का भी होना चाहिए। तो चिड़ी का इक्का पत्ता, यानी हमको जो इक्का निकाले वो कैसा होना चाहिए, चिड़ी वाला इक्का होना चाहिए। तो चिड़ी वाला इक्का कितना होगा, सिर्फ एक ना। अरे इसमें भी ये इस पत्ते को हम क्या कहते हो, हुकुम, एक आपका हुकुम का होता है, एक आपका चिड़ी का होता है, फिर एक आपका ईट का होता है और एक आपका पान का होता है। तो हुकुम में कितने पत्ते इक्के के होते हैं, इसमें भी एक पत्ता, इसमें भी एक पत्ता इक्का का, इसमें भी एक पत्ता इक्का का, इसमें भी एक पत्ता, सब में एक एक पत्ते ही तो इक्के के होते हैं। तो चिड़ी में कितने इक्के होंगे, सिर्फ में एक ही इक्के होंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर हम नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ का बात करें तो इंटरसेक्शन एफ का मतलब समझ रहे हो ना, चलो लिख देते। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, निकाले गए पत्ते का चिड़ी का हुकुम होना, ठीक है, सॉरी चिड़ी का इक्का होना ना, चिड़ी का इक्का होता है, इक्का। हम इंटरसेक्शन का बात करें, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन होने का मतलब वो चिड़ी का भी होना चाहिए और इक्का का भी होना चाहिए, यानी वो चिड़ी का इक्का होना चाहिए। तो ये हमने लिखे हैं कि जो निकाला गया पता है वो चिड़ी का इक्का हो। तो बताओ ऐसे कितने चिड़ी के इक्के होते हैं, सिर्फ एक। तो अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी का बात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर इन पूरा एस का बात करना है। जब हम ई अपॉन एफ नहीं निकाल रहे, हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे, बात समझ में आ रहा है ना। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई भी हो और एफ भी हो, सीधी सी बात है। आप ऐसे जब करते हो ना, किसी भी घटना की प्रायिकता ए की कैसे निकालते हो, नंबर इन ए अपॉन नंबर इन एस करते हो कि नहीं करते हो। तो अगर हम बस ए की जगह आप समझ लो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया है, तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया है तो ए में नंबर, तो ऐसे ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर बटे कुल नंबर। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है, एक, तो कितना हो जाएगा, एक और बटे एस, टोटल कितने पत्ते हैं 52, ठीक है। अगर अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालो, ई अपॉन एफ का मतलब क्या होता है, ई अपॉन एफ का मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता पे हम लोग आ गए। पहले चैप्टर में आपने देखा ना, ई अपॉन एफ की प्रायिकता कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है, 1/52 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/13। तो क्या 13 ऊपर जाएगा, यानी 13/52 होगा, तो 13 चौका 52। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ है वही आया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। देखो ये भी तो 1/4 आया है, ये भी 1/4 आया, क्यों बराबर आया, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ है, यानी जब एफ हो चुका है तब ए की होने की प्रायिकता, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ ई है। तो क्या एफ के होने के बाद आप ई की प्रायिकता निकाले तो भी 1/4 आ रहा है, और बिना एफ के हुए आप सीधा ई निकाले तो भी वो प्रायिकता 1/4 आ रहा है, यानी, और ये क्यों बराबर आया, क्योंकि एफ के होने का ई पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने पत्ते को वापस रख दिया है ना। बात समझ आ रहा है ना, आपने एक पत्ता, ई घटना क्या है, ई क्या है, आप एक पत्ता निकाले, वो पत्ता किस प्रकार का है, वो पत्ता आपका चिड़ी का है, और एफ क्या है, जो पत्ता निकाले वो पत्ता क्या है, इक्के का है। तो ऐसा समझ लो आप पहले इसे निकालो फिर आप इसे निकाल रहे हो, आप पहले इसे निकालो फिर आप इसे निकाल रहे हो। तो अगर पहले इसे निकालने के बाद इसे निकालते, अगर बिना इसमें से जो निकाले उसको वापस ना रखते, तब क्या यहाँ पर नीचे 52 आता। अगर आपने पहला पत्ता चिड़ी का निकाल लिया और उसको वापस नहीं रखा, फिर उसके बाद आप इक्का निकाल रहे हो, तो नीचे कितना आता, 51 ही तो आता। लेकिन हम यहाँ पर 52 लिखे, इस बात का मतलब क्या है कि आपने जो भी पत्ता निकाला होगा उसको फिर वापस रख दिया है। यानी अगर ई हो चुका है तब एफ की होने की, ये ई अपॉन एफ यही तो बता रहा है ना कि एफ हो चुका है तो ई की होने की प्रायिकता।
या आप ऐसे समझ लो पहले इसे निकालो फिर इसे निकालो, या पहले आप इसे निकालो फिर इसे निकालो, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, यानी ऐसी घटना जो एक दूसरे पे निर्भर ही ना करे। एक दूसरे पे निर्भर ना करने का मतलब इस पे इसका फर्क ना पड़े, इस पे इसका फर्क ना पड़े। तो अभी हमने क्या देखा है, एफ के होने का ई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। अच्छा, अगर आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पानी बताओ कितना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पानी कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ बोलो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है, 1/52 बटे ई की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो ये 4 ऊपर जाएगा यानी 4/52 होगा, तो 13 चौका 52 यानी कितना है 1/13। तो आप चलो इसको मान लो 1, इसे मान लो आप 2, इसको मान लो आप 3, फिर या आप चलो प्रोबेबिलिटी जितने उसको मान, इससे आप मान लो 3, और ये जो आया इसे आप मान लो 4, और ये जो आया इसे आप क्या मान लो 5। तो हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर आप किसे देखो, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ को देखो और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी इन दोनों के देखो क्या ये दोनों बराबर आए कि नहीं बराबर आए हैं, दोनों कितने आए 1/4। यानी इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये बराबर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ के, और इन दोनों को देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वही है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पान ई आया है। यानी ये हम किससे देख रहे हैं, 1 और 3 से ना, ये 1 और 3 से देखे, सॉरी 4 से देखे, 1 और 4 से। और अब हम किस देख रहे हैं, यानी 2 और 5 से। अगर 2 और 5 से आप देखो, 2 और 5 से आपको क्या दिख रहा है, 2 की प्रायिकता भी 1/13 है और 5 की प्रायिकता 1/13, यानी दोनों की प्रायिकता बराबर है ना। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो किसके बराबर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर एफ हो चुका है तो ई के होने की प्रायिकता वही है जो सिर्फ ई के होने की प्रायिकता है, यानी एफ के होने से ई के होने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और एफ यानी एफ की प्रायिकता, एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब सिर्फ एफ की प्रायिकता, इसमें ई हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कोई फर्क। अगर कभी आपको ऐसे मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस बात का मतलब क्या है, सिर्फ ए के होने की प्रायिकता। अब बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है, कुछ इससे पता चल रहा है क्या, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। अगर आप वही सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ के होने की प्रायिकता। अब ई हो रहा है नहीं हो रहा है में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यानी जो केवल एफ के होने की प्रायिकता है वो किसके बराबर है, जब ई हो चुका है तब एफ की होने की प्रायिकता। तो यानी जब दोनों बार बराबर आ रहा है इस बात का मतलब क्या है कि ई के होने पे एफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। और इस स्थिति में अभी आपने देखा था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, प्रायिकता के गुणन नियम से बताओ कितना होता है, प्रायिकता के गुणन नियम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई। जब ई हो चुका है तब एफ के होने की प्रायिकता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पानी, तो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी सीधा ई और एफ दोनों की होने की प्रायिकता को आप कैसे लिखोगे, सीधा ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता। अगर कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। इस प्रकार की घटना क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं। तो इस बात का मतलब क्या है, हम यहाँ पर कंक्लूजन लिख रहे हैं, निष्कर्ष जो आपको याद रखना है क्या, यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं, कैसी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या ई और इंटू ई एफ बोल दिए, इस बात का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन एफ ही बोले, ये आपको पता है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ पान ई लिखे केवल एफ लिखिए, केवल एफ, क्यों, क्योंकि दोनों कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो एफ अपान ई का मतलब ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल एफ, क्योंकि ई के होने पे एफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी आपने देखा था कि ई इंटरसेक्शन एफ को ऐसे भी लिख सकते थे, हो जरूरी नहीं कि पहले ई हो तब एफ हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले एफ हो फिर ई हो। तो ई लिखना है तो बाद में, तो केवल आप सिर्फ ई लिखोगे, ई अपान एफ नहीं लिखोगे, क्यों, तो जब कभी भी इस प्रकार की घटना होगी, बात समझ में आ रहा है ना, अगर ये कब लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ तब लिखोगे जब दोनों कैसी घटना हो, स्वतंत्र। अगर स्वतंत्र घटना नहीं है तब, यानी एक के होने पे दूसरे, एक के होने का दूसरे पे फर्क पड़ रहा है, दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पान ई लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया ना। तो आपको जो भी इसमें कॉपी करना आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला है, एक पासे को एक बार उछाला गया। तो जब किसी भी पासे को आप एक बार उछालते हो तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6
पासे उछालने के बाद ये सिर्फ 6 नंबर मिल सकते कि नहीं मिल सकते? तो क्या बोला है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से, यानी ई क्या है दिया है यहाँ पर, देखो हमको मानना नहीं पड़ा उस घटना को ए बी सी डी ई एफ, अपने मन से दे दिया कि इस घटना को ई से दर्शा रहे। ई से किसे दर्शाया है? पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य, 3 का अपवर्त होने का मतलब 3 का गुणज, अपवर्त का मतलब गुणज होता है ना, यानी पासे पर या तो सिर्फ 3 आया होगा या तो 6 आया होगा। और एफ को किस तरीके से डिफाइन किया है? पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया था, यानी एफ को किससे निरूपित कर रहा है? पासे पर प्राप्त संख्या सम है। इसमें क्या क्या आ सकता है? एफ में सम होने का मतलब 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो क्या बोल रहा है, क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है? तो किसी भी दो घटना का आपसे क्या पूछ रहा है कि ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र है? तो अभी आपने देखा था कंडीशन, कंक्लूजन में क्या याद रखना था, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटना, यही तो बताया था ना, अगर दो घटना स्वतंत्र घटना है तो ए और बी दोनों की होने की प्रायिकता पहले ए हो जाए फिर बी हो जाए, या पहले बी हो जाए फिर ए हो जाए, कोई किसी पे फर्क ही नहीं पड़े। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आज भी वही है, ए और बी दोनों होना है, बात समझ आ रहा है? तो पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालो, फिर आप ए की प्रायिकता निकालो, फिर आप बी की प्रायिकता निकालो। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाएगा गुणा करने के बाद तो स्वतंत्र घटना है, नहीं बराबर आ जाए तो स्वतंत्र घटना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले, तो यहाँ पर ई और एफ है, यानी सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आया? 6, तो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एस। अरे किसी की प्रायिकता कैसे निकालते हो? उसमें अवयव की संख्या बटे कुल अवयव की संख्या। ए इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है? 1, और प्रतिदर्श समिश्र में कितने नंबर है? 6। तो ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? नंबर इन ए अपान नंबर इन एस। अरे एक की प्रायिकता क्या होगी? ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल समूह परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल, सॉरी यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर ई है ना, यहाँ पर ई है। तो बताओ ई के अनुकूल कितने परिणाम है? 2 बटे 6, तो 1 बटे 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ क्या हो जाएगा? नंबर इन एफ अपान नंबर इन एस। एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 बटे 6, तो 3 1 3 3 दूनी 6। आप इन दोनों का गुणा करो, यानी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ कितना हो जाएगा? 1 बटे 3 गुणे 1 बटे 2, यानी ये कितना आ गया? 1 बटे 6। तो क्या ये इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही तो है? तो यानी आप लिखोगे चूंकि यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो कंडीशन है स्वतंत्र घटना होने का। इस बात का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं अगला एग्जांपल 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या बोला है? एक अभिनत पासे को, अभिनत का मतलब अनबायस्ड, शुरू में ही पहले ही दिन बता दिए थे। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? बिना पक्षपात का, यानी फेयर, न्यायिक ना। तो क्या बोला कि एक अभिनत पासे को 2 बार उछाला गया, तो जब अगर किसी पासे को 2 बार उछालोगे टोटल कितने आउटपुट मिल सकते हैं? 36। तो माना प्रतिदर्श समिष्टि यस है, तो यस में कुल कितने अवयव आ जाएंगे? 36। हम तो सीधा लिख रहे हैं, नंबर इन एस कितना हो जाएगा? 36। तो फिर क्या बोल रहा है कि मान ले कि एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। ए क्या है? पहली उछाल पर, क्योंकि 2 पासे को उछाले तो पहली उछाल पर कुछ आएगा और दूसरी उछाल पर कुछ आएगा। तो ए क्या है? पहली उछाल पर क्या प्रकट होना? विषम संख्या प्राप्त होना, विषम संख्या प्राप्त होना। तो पहली उछाल पर विषम संख्या होने का मतलब क्या है? ए में क्या क्या आ सकता है? क्योंकि पहली उछाल पर विषम संख्या आना, तो हो सकता है कि पहली उछाल पर 1 आए, ऐसा भी हो सकता है पहली उछाल पर 3 आए, ऐसा भी हो सकता है पहली उछाल पर 5 आए। तो दूसरी उछाल पर क्या? 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अरे भाई दूसरी उछाल पे कुछ नहीं बोला है ना, तो दूसरी उछाल पे जितने भी संभावना है आप सब ले सकते हो। तो यानी दूसरी उछाल पे 1 भी आ सकता है,
दूसरी उछाल पे 2 भी आ सकता है, दूसरी उछाल पे 3 भी आ सकता है, दूसरी उछाल पे 4 भी आ सकता है, दूसरी उछाल पे 5 भी आ सकता है, और दूसरी उछाल पे, इन सब में पहली उछाल पर तो एक ही आया होगा ना, बोलो। फिर आप सेम ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यानी नंबर इन ए कितना होगा, ए में कुल कितने अवयव आ सकते हैं, 6 6 6 छत्रिक 18, टोटल कितना नंबर आ सकता है 18। तो यहीं से आप लगे हाथ ए की प्रायिकता बता दो ना, ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर इन ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल कितने परिणाम है 18 और कुल कितने परिणाम है 36, तो 18 दूना 36, तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2। अब एक दूसरी घटना है बी को किस तरीके से डिफाइन किया है, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना ना। बी क्या है, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो बताओ क्या इसमें टोटल 18 घटने आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अरे दूसरे पे आपने विषम को फिक्स, यानी दूसरे पे 1 फिक्स कर दो, 3 फिक्स कर दो, 5 फिक्स कर दो, तो पहले पे 1 से 6 तक कुछ ले सकते हो। फिर जब आपने 3 फिक्स किया तो पहले पे, दूसरे पे आपने 3 को फिक्स किया तो पहले पे 1 से 6 तक कुछ ले सकते हो। फिर आपने जब तीसरे पे 5 फिक्स कर दी तो पहले पे आप 1 से 6 तक कुछ ले सकते हो, यानी 6 + 6 + 6, यानी नंबर इन बी भी अगर हम बोले तो सिमिलरिटी कितना हो जाएगा 18। तो आपको पूरा लिखो मत ना, अगर आप नहीं लिखना है तो आप मत लिखो, लेकिन आप नंबर सीधा अगर सोच पा रहे हो डायरेक्ट, आप सीधा सोच के नंबर बता, पसंद आ रहा है ना। तो नंबर इन बी कितना हुआ 18, तो बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर इन बी अपान नंबर इन एस। तो बी के अनुकूल परिणामों की संख्या 18 है और एस में कुल कितने 36, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36 1/2। तो फिर आपसे क्या पूछा है कि घटनाओं ए और बी के स्वातंत्र का परीक्षण ज्ञात कीजिए। स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए, स्वातंत्र का परीक्षण यानी जांच कीजिए कि क्या वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होने के लिए आपको इसकी प्रायिकता निकालनी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, ख्याल है ना। अरे दो घटना को स्वतंत्र कब बोलते हो यार, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपको पता चला है ना, हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी तो सोचो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो ए है क्या, पहले उछाल पर विषम, और बी क्या है दूसरे उछाल पर विषम। तो इस बात का मतलब क्या है, पहले उछाल पर विषम, चलो यहीं पर लिख देते हैं इसको, पहले उछाल पर विषम आने का मतलब 1 हो सकता है, पहले उछाल पर विषम आने का मतलब 3 हो सकता है, पहले उछाल पर विषम होने का मतलब 5 हो सकता है। तो दूसरे पे भी उछाल, दूसरे उछाल पर भी विषम होना है, तो दूसरे उछाल पर विषम, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहा है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में पहले पर भी विषम हो दूसरे पर भी विषम हो। तो दूसरे पे विषम हो सकता है 1 हो, दूसरे पे विषम में हो सकता है 3 हो, और दूसरे विषम में हो सकता है 5 हो। पहले में तो 1 फिक्स करी हो ना, अब पहले में 3 फिक्स की हो, तो दूसरे पे भी विषम ही लेना है। तो विषम में 1 आ सकता है, विषम में 3 के साथ 3 आ सकता है, विषम में 3 के साथ 5 आ सकता है, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5, यानी टोटल 3 3 6 3 9 नंबर आएंगे, यानी नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 9। तो प्रोबेबिलिटी बता दो ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी अपान नंबर इन एस। ए इंटरसेक्शन बी में 9 नंबर और टोटल एस कितने हैं 36, तो 9 × 36 यानी 1/4। तो क्या इन दोनों का गुणा करने पे 1/4 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले निकालो क्या होगा, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1/2 × 1/2 यानी 1/4, तो जो कि उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दोनों घटनाएं कैसी हो गई स्वतंत्र। तो आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट ए और बी परस्पर कैसी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। बात समझ आ रहा है ना। तो फिर अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले ना। अब हम देखते हैं अगला कुछ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला है 3 सिक्के को उछाला गया है। जब 3 सिक्के को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि एस में क्या उनका आएगा, हेड 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 टेल ना। अभी इसमें एक भी टेल नहीं है, अब हम एक टेल लाएंगे, तो जो एक टेल आएगा तीसरे स्थान पे आ सकता है, दूसरे पे आ सकता है, पहले पे आ सकता है, यानी दूसरे पे आएगा तो हेड टेल हेड होगा, पहले पे आएगा टेल हेड हेड होगा। फिर 2 टेल लाओ तो 2 टेल आने, फिर मतलब एक हेड होगा, तो वो हेड तीसरे पे आ सकता है, फिर वो हेड दूसरे पे आ सकता है, वह हेड पहले पे आ सकता है ना। और अब एक तीनों टेल आ जाएगा, यानी टेल टेल टेल, यही टोटल 8 हो जाएंगे ना। तो ये आपका क्या हुआ, परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। तो आप लिख सकते हो परीक्षण का प्रतिदर्श
समष्टि निम्न है, यही होगा ना। अब बोला क्या है, मान ले ई घटना, ई क्या है, एक घटना है, और ये किस तरीके से डिफाइन किया है, तीन चित या तीन पट प्राप्त होना। ई क्या है, तीन चित या तीन पट प्राप्त होना, यानी तीनों हेड होगा या तीनों टेल होगा, यानी इसमें हेड 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 और टेल टेल टेल, ये आएगा ना। और फिर आगे बोला क्या है कि और जी, दूसरी घटना है जी किस तरीके से डिफाइन किया है, अधिकतम दो पट प्राप्त होना। जी क्या है, अधिकतम दो पट प्राप्त होना। तो दो पट प्राप्त होने में अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो पट आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी एक भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम का मतलब ये हो ना, ज्यादा से ज्यादा कितना पट आना चाहिए, दो पट। तो बताओ ये आएगा एच एच एच, ये हेड है, हेड 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 यानी चित्त, इसमें एक भी पट नहीं है, तो ये आ सकता है ना, क्योंकि इसमें देखो बोला क्या है, अधिकतम दो पट प्राप्त होना चाहिए। अधिकतम दो पट होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो पट, उससे ज्यादा नहीं, तो इसमें दो से ज्यादा नहीं है ना, तो ये आ सकता है हेड हेड हेड। फिर ये हो सकता है, बिल्कुल इसमें भी दो से ज्यादा पट नहीं, इसमें केवल एक पट है, तो कोई दिक्कत नहीं, हेड हेड टेल। फिर हेड टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड भी आ सकता है। यहां तक हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अब फिर ये आ सकता है, अरे अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा दो पट होना चाहिए, तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा दो ही है, दो से ज्यादा तो नहीं है ना, तो यानी ये भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आएगा, ये भी हो सकता है टेल हेड टेल, और ये भी हो सकता है हेड टेल टेल। ठीक है, तो फिर आगे अब क्या बोल रहा है कि युग्म ई एफ ई जी एफ जी में से कौन कौन से स्वतंत्र है, ई एफ, फिर ई जी, फिर एफ जी, इनमें से कौन कौन से स्वतंत्र है और कौन कौन से पराश्रित है। पराश्रित का मतलब जो स्वतंत्र ना हो, यानी जो दूसरे पर निर्भर कर जाए, तो जो स्वतंत्र नहीं होगा वह पराश्रित हो जाएगा। तो पहले अब इसमें देखो तीन चीज आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या, आपको भी इसके पहले आपने देखा किसी भी दो घटना के किसी भी दो घटना को आप स्वतंत्र कब बोलते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, इसी को तो हम लिखते हैं ए बी। अरे इंटरसेक्शन ना हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बिना इंटरसेक्शन लगा भी लिख सकते हो, यानी इसी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बी का मतलब है क्या, इंटरसेक्शन ही। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप फर्स्ट ये पार्ट हुआ, सेकंड ये है और थर्ड ये, तीनों में से बताना है कौन पराश्रित है और कौन स्वतंत्र है। तो सबसे पहले जब ई और जी में बात करना होगा, एफ भी एक घटना है इसमें, अच्छा एक घटना हुआ ई, तीन चित्त या तीन पट, और एफ है, अच्छा एक घटना एफ भी है, हमने उसे नहीं लिखा। एफ किस तरीके से डिफाइन किया है, न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना, न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना। तो न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होने में, यानी इसमें कौन कौन आ जाएगा, कम से कम दो चित्त होना चाहिए ना, कम से कम दो चित्त होने का मतलब उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दो से कम नहीं होना चाहिए, यही इसका मतलब। तो इसमें देखो दो तीन चित्त है, तो कोई ये भी आएगा, यानी हेड 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 भी आएगा, इसमें कम से कम दो चित्त होना चाहिए ना, दो से कम नहीं होना चाहिए, यानी दो से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दो से ज्यादा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आएगा कम से कम दो, इसमें भी तो देखो भाई दो है, तो यानी हेड हेड टेल भी हो जाएगा, फिर हेड टेल हेड भी हो जाएगा, फिर टेल टेल हेड होगा, बोलो सॉरी टेल हेड हेड होगा, इसमें भी दो चित आ गया। अब इसके आगे एक भी नहीं आएगा, टेल टेल हेड सोचो आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूनतम दो चित होना चाहिए, यानी कम से कम दो चित होना चाहिए, इतने तो एक ही है, तो कम से कम दो चित होंगे, मतलब दो से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो दो से कम चित हो गया ना, यानी इसके आगे कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, तो हम पहला किसके लिए चेक करते हैं, पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दें, क्योंकि आपको दोनों निकालना पड़ेगा, इधर की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इधर की प्रोबेबिलिटी निकाल, अगर दोनों बराबर आएगा तभी तो आप बोलोगे स्वतंत्र है, तो पहले आपको उनका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो यानी जब ई और एफ के स्वतंत्र या पराश्रित होने का बात करना पड़ेगा, तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ई की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और एफ की भी प्रोबेबिलिटी। अगर ये दोनों गुणा करने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर आएगा तो स्वतंत्र है, वरना स्वतंत्र नहीं है। बताओ, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती हूँ, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन
एस, सॉरी एस। कैसे? किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हो? एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? नंबर इन ए अपान नंबर इन एस। ऐसे तो करते हो ना, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या यानी प्रतिदर्श समष्टि में परिणामों की संख्या। तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालना है तो ई इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या यानी एस की परिणामों की संख्या। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा कौन कौन? सबसे पहले आप इंटरसेक्शन एफ भी आपको निकालना पड़ेगा। हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या आ जाएगा, यानी ई और एफ में कॉमन ना। पहले हमको एफ लिखना चाहिए था फिर जी लिखना चाहिए था, हमने एफ नहीं देखा इसलिए पहले जी लिख दी, उससे कोई दिक्कत नहीं। बताओ इन दोनों में कौन कौन कॉमन है? ये सिर्फ हेड 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 ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? हेड हेड हेड, यानी कितने नंबर आए? एक। और एस में कुल कितने नंबर है? 8। अब बताओ ई में बताओ, ई की प्रायिकता कैसे निकालोगे? नंबर इन ई अपान नंबर इन एस। ई में कुल कितने अब हैं? 2 और एस में टोटल कितने? 8, यानी ये कितना हो गया? 1/4। अब एफ की प्रायिकता निकालोगे तो कैसे निकालोगे? नंबर इन एफ अपान नंबर इन एस। तो एफ में बताओ कुल कितने अब है? 1 2 3 4, 4/8। तो यानी 4 1 4 4 दूनी 8, ये भी कितना हो गया? 1/2। तो क्या ये दोनों गुणा करने के बाद इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? 1/4 गुणे 1/2 यानी 1/8। तो इसके बराबर आ रहा है। तो आप बोलोगे क्या? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सीधा ई एफ भी लिख सकते हैं ना, लेकिन आपने जब इंटरसेक्शन निकाल लिया तो अब बता दो ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी ये दोनों क्या हो गए? स्वतंत्र घटनाएं। तो दिस इंप्लाइज दैट ई और एफ दोनों कैसे घटना हुए? स्वतंत्र घटना है। ठीक है, अब हम किसके लिए बात करेंगे? दूसरा पार्ट, दूसरा पेयर चेक करेंगे। तो दूसरे पेयर में आपका क्या है? सेकेंड हमें किसके लिए चेक करना है? ई और जी के लिए। तो ई और जी के लिए सबसे पहले ई इंटरसेक्शन जी निकालोगे। बोलो ई इंटरसेक्शन जी। ई और जी में देखो कौन कौन सा कॉमन है। सबसे पहले तो हेड 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 है और टेल टेल टेल, बस ये एक ही है ना। अरे हेड 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 के अलावा, क्योंकि ई में हेड 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 है इसमें एक हेड 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 मिला, लेकिन टेल 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 इसमें, तब इसमें टेल 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 होगा ही नहीं, तो केवल एक ही कॉमन हुआ। तो अब बताओ इसकी प्रायिकता क्या देगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कैसे निकालते हो? नंबर इन ई इंटरसेक्शन जी अपान नंबर इन एस। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालते हो? उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल समूह परिणामों की संख्या। ई इंटरसेक्शन जी में कितने परिणाम है? 1 और एस में कितने परिणाम है? 8। फिर हम क्या निकालेंगे? ई की प्रायिकता निकालेंगे। किसकी प्रायिकता निकालेंगे? ई की। तो ई की प्रायिकता कैसे निकालोगे? नंबर इन ई अपान नंबर इन एस। तो ई में कुल कितने नंबर है? ई में सिर्फ 2 नंबर है बटे टोटल इसमें 8 नंबर है, यानी ये भी कितना हुआ? 1/4। अब किसकी बात करना है? जी की। तो जी की प्रायिकता कैसे निकालोगे? नंबर इन जी अपान नंबर इन एस। तो जी में कुल कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/8। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को गुणा करोगे बराबर नहीं आएगा। बोलो तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पहले आप गुणा करके बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो गया? 1/4 गुणे 7/8, यानी 7/8 चौक 32। तो ये कभी 1/8 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी ये नहीं बराबर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, नहीं बराबर है ना। तो अगर नहीं बराबर इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ई और जी परस्पर ये कैसे घटना होंगे? पराश्रित घटना होंगे। जो स्वतंत्र नहीं होगा वो पराश्रित होता है, यानी एक दूसरे पे निर्भर करेगा, है ना। पराश्रित घटनाएं हैं। कोई दिक्कत ना? तो अब ऐसे वैसे हमें आप तीसरा कर सकते हो। तीसरा पार्ट इसका एफ और जी का। एफ और जी के लिए क्या करना पड़ेगा? बस आपको एफ और जी में कॉमन देखना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो आप तीसरा पार्ट खुद से कर लेना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 30। देखो प्रायिकता में जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपका न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। बस यही प्रश्नावली में 3-4 क्वेश्चन है जो प्रूफ वाला है ना। तो पहले इस प्रूफ में समझने से पहले आप 2-3 चीज समझ लो। जैसे मान लो कि ये क्या है? कोई एक सेट है, इसको हम प्रतिदर्श समष्टि बोल देते हैं, ठीक है, यानी इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब मान लो ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ए और बी। प्रतिदर्श समष्टि में 2 घटनाएं डिफाइन करते हो ना, तो ए और बी 2 घटना, मान लो 2 घटना है, और कोई भी घटना प्रतिदर्श समष्टि का है तो उपसमुच्चय होता है, यानी ए और बी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर ही तो आएंगे।
अब देखो इसको आप क्या बोलते हो, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसको यही बोला जाता है ना जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इसको पढ़ते क्या हो, इंटरसेक्शन कब, आपको भी कल बताए थे, जब इसके पहले अभी ए और बी का बात आता है और कहीं ए या बी का बात आता है। जब ए और बी का बात आता है तो और का मतलब क्या, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तो और होने का मतलब दोनों होना चाहिए, यानी दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। और जब ए हो या बी हो, चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए, यानी कुछ भी आप बोल दो, यानी ए यूनियन बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए और बी। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है किसको डिनोट करता है, ए यूनियन बी को, यानी ए और बी को। ये इतना पार्ट क्या है, इतना सिर्फ पार्ट, ये इतना पार्ट देखो, इसमें तो ए है और बी नहीं है। देखो इस, अगर हमको इतना केवल पार्ट का बात करें, सिर्फ इतने पार्ट का, इतने पार्ट का, इस पार्ट में क्या है, ए तो है लेकिन बी वाला जितना पोर्शन था हटा के बात कर रहे हो ना इतने पार्ट में, तो यानी ए है और बी नहीं है। बी ना होने का मतलब बी डैश बोल दे, कि पता है ना, आप इसी तरीके से दर्शाते हो। कोई घटने हो, जैसे अगर कोई ये घटना है तो उस घटना को आप ई से दर्शाते हो, तो ई ना होने की घटना को आप ई डैश से दर्शाते हो, डैश लगा देते यानी वो नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है, यानी ए है और बी नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इस पोर्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ख्याल करो आप क्लास 11 में पढ़े थे इसे, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से हम घटा देते हैं जो दोनों में कॉमन है। ए माइनस बी का मतलब ए माइनस ए में से घटा देते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी को। जैसे ये पार्ट, इतना पोर्शन देखो कि सिर्फ इतना पोर्शन केवल, ये पोर्शन क्या है, इसमें ए तो है लेकिन जो ए और बी दोनों में कॉमन था उसको आपने हटा दिया कि नहीं हटा दिया, पूरे ए में से जो ए और बी दोनों में कॉमन था उतने को आप हटा दो तो यही पोर्शन बचा नहीं बचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। यानी ए माइनस बी कब मिलता है, जब ए में से आप किसे घटा दो, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा सीधा, भाई तो प्रूफ करने में इसका काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ही बात। तो सेम आप ऐसे बताओ, इतना पोर्शन, हम इतने पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, इतने पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, इतने पोर्शन का मतलब क्या है, इसमें तो बी तो है लेकिन ए नहीं है, यानी बी है और ए नहीं है, बी और ए डैश इसी, यानी कहीं आपको बोलेगा कि ई होना और एफ ना होना, तो यानी ई और एफ डैश का बात कर रहा होगा, तो फिलहाल हम यहाँ पर बी और ए लेके चले। इस बात का मतलब क्या है, बी और ए डैश का मतलब क्या है, यही से आप करते चलो। और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इसको आप लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए डैश। कितने पोर्शन को, सिर्फ इतने पोर्शन को, ये जो पोर्शन, बात समझ आ रहा है ना। बी, इसको और आप कैसे लिख सकते हो, बी में से आपने यहाँ पर क्या किया, ये बी माइनस ए को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे पूरे बी में से ए को घटा दिया, ए को घटाने का मतलब जो दोनों में कॉमन था, इस पूरे बी में से जो कॉमन था घटा दोगे, सिर्फ यही पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी में से हम दोनों में जो कॉमन है यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दे, घटा दे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब एक बात याद रखना, यदि आप इसे लर्न भी कर लो, यदि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, कैसी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दो घटना स्वतंत्र घटना होता है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटियों के इंटू के बराबर तक नहीं होता है, ये तो पूरा करके आए हो। तो अब वही बता रहे, अगर ए और बी दो घटना स्वतंत्र है तो तब ए और बी डैश भी स्वतंत्र घटना होगा, ए डैश और बी भी स्वतंत्र घटना होगा, ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटना होगा। यानी अगर ए और बी केवल स्वतंत्र घटना है तो ए का होना और बी का ना होना भी स्वतंत्र होगा, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा। ए का ना होना और बी का होना भी एक दूसरे से स्वतंत्र होगा, ए का ना होना और बी का ना होना भी एक दूसरे से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। यानी अगर कभी ये दिया तो हम ये तीनों अपने मन से लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या होगा, स्वतंत्र घटना है, ए डैश और बी भी स्वतंत्र घटना है, ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटना है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या हो जाएगा, दो घटना स्वतंत्र होता है तो उनकी अलग अलग प्रायिकता का गुणनफल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस बात का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हम ये तो आप पहले से ही जान चुके हो। इसके आधार पे हम इस तीनों को अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का मतलब हम दर्शाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। तो फिलहाल आप प्रूफ तो अभी देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन पहले आप इसको समझ लो, याद कर लो ना। अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो ये सभी क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी, यानी ये चीज हो जाएगी। यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना, तो चलो हम इसे प्रूफ करते हैं। चलो ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट ना, ये आपका पहला एग्जांपल भी है ना, ये कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13। उस एग्जांपल नंबर 13 में ए और एफ ले लिया हमने, यहाँ पर ए और बी ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने का मतलब हमको प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के। या चलो पहले आप ये लिख लो, दिया है, क्या दिया है, ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमको लेके क्या चलना है, हमें सिद्ध करना है, चलो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की। तो चलो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस को ला देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी यही बात हुआ कि नहीं हुआ, ए इंटरसेक्शन बी डैश को आप ए माइनस बी लिख सकते हो, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो पहले एक काम करो, आप ये पूरा वेन आरेख बना लो, फिर हम क्योंकि इसे मिटाएंगे। तो आप इसे बना चुके होगे अलग से। तो चलो अब बताओ ये कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप मान लो समीकरण एक से देखो, क्योंकि ए और बी तो स्वतंत्र घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले तो यहाँ पर कितना बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। आपको बताया गया है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। अगर ए और ए डैश दो केवल घटनाएं हो तो घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। यानी यहां से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये बराबर होता है उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। पहले ही आपको बताया जा चुका है, अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को एक में से घटा दिया जाए तो जो प्रायिकता मिलता है वो किसका मिलता है, उस घटना के न घटित होने की, ई डैश की प्रायिकता, ई डैश यानी उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या बोला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 माइनस बी के होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता। अगर 1 में से घटा दिया जाए उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, तो ये तो प्रूफ करना था आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये आपका क्या हुआ आर। सिमिलरली आप जैसे फर्स्ट प्रूफ की एकदम सेम ऐसे सेकंड प्रूफ कर सकते हो। सेकंड में क्या है, यहाँ पर ए डैश लेना है, यहाँ पर चलो कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी ना। आप ऐसे पूरा लिख सकते हो, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो हम सीधा इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं दूसरे में। दूसरा यही तो प्रूफ करना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहाँ से देख लो। अरे बी इंटरसेक्शन ए डैश बोलो या इंटरसेक्शन बी डैश बोलो, बात एक ही है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। कोई दिक्कत, अरे बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी में से हम लोग घटा देंगे किसको, जो दोनों में कॉमन है। वहां पर आप समुच्चयों का अंतर पढ़े थे, सेट का अंतर पढ़ा है, ख्याल आ रहा है कि नहीं ख्याल आ रहा है इस समय।
जैसे जैसे ए का मतलब 1 2 3 4 है, ठीक है। बी का मतलब 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से बी को घटाना है। अब बी घटाना मतलब पूरा थोड़ा घटा देना है, बी में से वही घटाना है जो दोनों में कॉमन है, यानी हमको ए में से वही घटाना है जो दोनों में कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है। तो ए का मतलब तो क्या है? 1 2 3 4, इसमें से हमको किसको घटाना है? जो दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? 3 और 4, यानी 3 और 4 केवल घटा के बचेगा कितना? 1 और 2। ए माइनस बी का मतलब ये है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से क्या घटाना है? जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर हमें बात करना है क्या, कि बी माइनस, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी को हम देखो वहां से, इसीलिए आपको सबसे पहले हमने वेन आरेख बता दिया, उसको भी आप याद रख लेना, आपने जैसे भी समझना है समझ लेना। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी में से हम घटाएंगे किसको? जो दोनों में कॉमन है, यानी जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपने देखो समीकरण 1 में लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो अगर ए और बी ये दिया है ना आपको, ये दे ही दिया कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है, अगर दोनों स्वतंत्र घटना है तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। तो फिर अब यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ जाएगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर कितना बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो देखो ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी ये बराबर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। आगे पीछे कर सकते हैं, किसी को ना गुणा है, गुणा क्रम भिन्न नियम का पालन करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो ये बात का मतलब क्या है? ए डैश अलग आ गया, बी अलग आ गया, यानी ए डैश और बी भी तो स्वतंत्र हुआ। अगर दो घटना स्वतंत्र होता है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रूव करता है। आपको कॉपी करना है, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। आपके एग्जाम में देखो, क्योंकि प्रायिकता में बस यही चैप्टर है इसका प्रूफ पूछता है ना, ये प्रूफ पूछा जाता है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब न्यूमेरिकल है। चलो अब तीसरा कैसे प्रूफ करोगे? देखो तीसरा प्रूफ करने से पहले हम एक फार्मूला, आप वहां पर क्लास 11th में थोड़ा सा आपको प्रायिकता ज्यादा अच्छा समझ में आता है जब थोड़ा सेट आपका क्लियर है ना। कुछ पार्ट जैसे अभी तक तो आपका सेट का बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ा, लेकिन जहां माइनस करना पड़ेगा, बी डैश करना पड़ेगा, ए माइनस बी करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा सा सेट का काम आता है, और वेन डायग्राम क्लियर होता है तो और ज्यादा समझ में आता है। तो फिर वहीं पर आपने जब समुच्चय पढ़ा है तो वहां पर आपने एक डी मार्गन थ्योरम पढ़ा था। डी मार्गन बता दे रहे हैं यहाँ पर जो जो काम है। तो डी मार्गन थ्योरम में क्या पढ़े थे? ए यूनियन बी का डैश ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो यूनियन का डैश लेना है तो आप अलग अलग का डैश तो लगा दो, लेकिन यूनियन पलट जाता है किसमें? इंटरसेक्शन में। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिखना होता है तो इसको कैसे लिखते हो? ए का डैश अलग लिख दो, बी का डैश अलग लिख दो, लेकिन इंटरसेक्शन है तो कन्वर्ट किसमें हो जाता है? यूनियन में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी मार्गन थ्योरम वहां पर कहते थे। तो सेम ऐसे हम चौथा प्रूफ करेंगे, सॉरी ये तीसरा पार्ट में क्या है? हमको क्या सिद्ध करना है? ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटना कब होगा? जब दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये किसके बराबर? दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए, तभी तो स्वतंत्र घटना बोलोगे। तो चलो हम तीसरे का लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बताओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। अरे इंटरसेक्शन था तो यूनियन लग गया, जो अलग अलग डैश था वो सबका डैश हो गया, क्योंकि आप इधर से ये भी लिख सकते हो, इधर से ये भी लिख सकते हो ना। अगर पूरे का डैश है तो अलग अलग डैश लगा दो, लेकिन यूनियन कन्वर्ट हो जाता था किसमें? इंटरसेक्शन में। तो अगर अलग अलग का डैश है तो आप पूरे का डैश लगा दो, लेकिन फिर वही उल्टा इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाए किसमें? यूनियन में। तो यहाँ पर देखो दोनों का अलग अलग डैश था, हमने पूरे का डैश लगा दिया, और इंटरसेक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूनियन में। क्यों ऐसा कन्वर्ट किए? चलो ये फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि ए यूनियन बी का डैश ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसीलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हमने क्या लिख दिया? ए यूनियन बी का डैश। अब डैश लिखने से हमें फायदा ये हुआ, क्योंकि हमको पता है किसी भी घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो अगर ए यूनियन बी को आप ई मान लो, तो क्या यहाँ पर ई का डैश ही तो है, तो ई डैश बराबर 1 माइनस ई, यानी 1 माइनस ई, लेकिन ई की जगह क्या है? ए यूनियन बी।
हमने क्या किया, ए यूनियन बी को क्या मान लिया, ए। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश था यानी ई का डैश तक नहीं था, तो ई का डैश यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेकिन ई की जगह है क्या, ए यूनियन बी। हमने ई की जगह क्या लिख दिया, ए यूनियन बी। तो सीधी सी बात, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या, देखो ए यूनियन बी के डैश, डैश मतलब ना होने की प्रायिकता, डैश मतलब ना होने की प्रायिकता, तो ए यूनियन बी के ना होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, 1 माइनस ए यूनियन बी के होने की प्रायिकता। और ए यूनियन बी की प्रायिकता आप जानते हो क्या, 1 माइनस, क्योंकि देखो यूनियन की प्रायिकता आप फार्मूला ही पढ़े हो शुरू में, फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ख्याल है ना, यूनियन होता तो ए प्लस बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम पहले माइनस आप तोड़ो, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। कर सकते हो ऐसा। अब देखो 1 माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे 1 माइनस पी ए का मतलब क्या है, पी ए के ना होने की प्रायिकता यानी पी ए डैश माइनस यहाँ पर क्या है आपका पी बी है। अच्छा एक काम करो, पहले आप ऐसा मत लिखो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी मिल चुका है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम ए और बी अलग अलग कर सकते हैं, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। दो घटना स्वतंत्र होती है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हो, उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर लिखते हो। तो हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए और बी कैसी घटनाएं हैं, ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये दिया है ना, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, तो अब बताओ, तो 1 माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश। 1 माइनस पी ए का मतलब 1 माइनस ए के होने की प्रायिकता यानी ए के ना होने की प्रायिकता माइनस, क्या यहाँ से आप पी बी कॉमन ले सकते हो, नहीं कॉमन ले सकते हो। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लोगे तो माइनस तो कॉमन ले चुके हो, पी बी भी कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कितना बचा एक। अब देखो यहाँ पर प्लस है, आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, पी बी तो आप कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पर बचा क्या पी ए। तो अब बताओ पी ए डैश माइनस पी बी, इसको कुछ लिख सकते हो क्या, पी ए डैश ना, अरे 1 माइनस होने की प्रायिकता यानी उसके ना होने की प्रायिकता। तो फिर से क्या पी ए डैश कॉमन लिख सकते हो दोनों से, तो अगर पी ए डैश कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा पी बी, तो पी 1 माइनस पी बी को फिर क्या लिख सकते हो पी बी डैश। अरे 1 माइनस पी बी के होने की प्रायिकता यानी बी के ना होने की प्रायिकता, यही तो प्रूफ करना था, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो यानी यहाँ से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इधर हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो अब कभी जैसे क्वेश्चन में आ गया ए डैश और बी डैश दोनों के ना होने की प्रायिकता, तो हम इतना डेरिवेशन नहीं करने जाएंगे ना, हम सीधा उसकी जगह पे ये लिख, आपको दिया रहेगा कि ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और क्वेश्चन पूछ लिया ए डैश और बी डैश के होने की प्रायिकता बताओ, तो इतना प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हम, आप ये मत सोचना कि हमको ए और बी स्वतंत्र दिया है, अगर ए और बी स्वतंत्र दिया है तो ए डैश और बी डैश अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा, और जैसे ए डैश और बी डैश अपने आप स्वतंत्र हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और ए डैश की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, ए की प्रायिकता दिया है तो 1 माइनस पी ए करके निकालोगे, और बी डैश की प्रायिकता कैसे निकालोगे, 1 माइनस बी की प्रायिकता। तो हम डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे, लेकिन प्रूफ भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो। चलो अब हम देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोला है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या बोला है, ए और बी दोनों कैसी घटनाएं हैं, आप लिख लेना, दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तुम्हें कुछ दे या नहीं दे, हम इतना तो जरूर लिख देंगे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी का, अलग अलग लिख सकते हो, और बाकी तीनों और लिख सकते हो, लेकिन हम देखेंगे जिस हिसाब से हमको काम पड़ेगा। तो फिर क्या बोला है, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता पूछता है, ए या बी ना, ए या बी में से, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, यही तो पूछा है ना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा आपको सिद्ध करना है कि इनके होने की जो प्रायिकता वो किसके बराबर जाएगा, 1 माइनस प्रायिकता ए डैश
इंटू प्रायिकता ऑफ बी डैश। चलो ध्यान से समझो, केवल आप इसको समझ लोगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंबल के फॉर्म में प्रायिकता ए या बी में से न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम से कम किसी एक की होने की प्रायिकता। इस बात का मतलब क्या है, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए। यानी कहने का मतलब ये ए यूनियन बी दिया कि नहीं दिया, आपको पता है ना, ए या बी इसको कैसे दर्शाते हो, यूनियन से। ए भी हो और बी भी हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो यही तो यहाँ पर बोला है, ए या बी दोनों में से कम किसी एक की होने की प्रायिकता, यानी चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए, तभी तो दोनों में से कोई एक हुआ। ए या बी में से न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम से कम किसी एक के होने की प्रायिकता। इस बात का मतलब क्या है, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, यानी दोनों में से कोई एक हो गया। तो हम इतने को ए यूनियन बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हो, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है। अगर ये स्वतंत्र घटना होगा तो हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते कि नहीं लिख सकते ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक काम करो, यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले सकते हो, यानी यहाँ पर क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, अगर इन दोनों से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचा, एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, और यहाँ पर बी कॉमन है तो यहाँ पर कितना बचा, ए। तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको कितना लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये लिख सकते हो ना। या एक काम करो, इसको आप वैसे ही रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि हमको देखो हर जगह डैश में चाहिए, ये तो आपका डैश का काम हो गया है। अरे पी ए डैश इतने को लिख सकते हो जरूरत पड़ने पे ना, लेकिन यहाँ पर पी ए, तो एक काम करो, इसको भी क्या 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1 माइनस पी ए डैश, ऐसे किसी घटना के होने की प्रायिकता, यानी 1 माइनस उस घटना के ना होने की प्रायिकता। हाँ, और यहाँ पर आपका क्या है, प्लस पी बी इंटू 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए को चलो पी ए डैश ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पर पी डैश मिला तो हम पी ए डैश काम ले सकते हैं। फिर यहाँ से इतना लिख सकते हो, 1 माइनस पी ए का मतलब, 1 माइनस पी ए का मतलब पी ए के न होने की प्रायिकता, यानी पी ए डैश। तो क्या यहाँ से पी ए डैश कॉमन दिखा, तो यानी कितना हुआ, 1 वैसे लिख रहे हैं, यहाँ से हमने पी ए डैश को कॉमन लिया, माइनस पी ए डैश को कॉमन लिया। जब माइनस पी ए डैश को कॉमन लोगे तो माइनस तो कॉमन है, पी ए डैश भी कॉमन है, यहाँ पर कितना बचा, एक। फिर प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचा, पी ए डैश भी कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा, पी बी बचा। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस पी ए डैश इंटू 1 माइनस पी बी का मतलब पी बी डैश। ये तुमको प्रूफ करना था, एक बार इसे फिर से देख लो। देखो आपको क्या बोला है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना होने का मतलब एक उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर लिख सकते हो। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी दोनों में से किसी के कम, मतलब दोनों में से कम किसी एक के होने की प्रायिकता, यानी चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए, यानी ए यूनियन बी। बोलो या, क्योंकि यहाँ पर या है ना, तो या का मतलब क्या होता है, यूनियन, और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो चाहे ए हो चाहे बी हो, यानी यूनियन। तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, आप यूनियन का फार्मूला जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो ए इंटरसेक्शन, क्योंकि इधर देखो इंटरसेक्शन कहीं नहीं है, जो आपको प्रूफ करना है उसमें इंटरसेक्शन कहीं नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन हटा कैसे, क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटना है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो अब हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ से हमको पी बी कॉमन दिखा, तो अगर पी बी कॉमन दिखा तो हमने पी बी वैसे लिखा। तो यहाँ पर कितना बचा 1, और जब पी बी कॉमन यहाँ पर कितना बचा, पी ए। 1 माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश। तो चलो यहाँ पर देखो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वही डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं हम, पी बी वैसे लिख दिए, पी ए को हमने 1 माइनस पी ए डैश लिख दिया, पी बी वैसे रहने दिया, 1 माइनस पी ए को हमने पी ए डैश कर दिया। तो पी ए डैश दोनों में से हमने कॉमन लिया, जब पी ए डैश दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचा 1, पी ए डैश बाहर है तो यहाँ पर कितना बचा, पी बी। 1 माइनस पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश। ये हमको क्या करना है, आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, फिर आपका उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फिर अब हम लोग जो प्रश्नावली का क्वेश्चन उसे अगले लेक्चर में करेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।